अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज टॉपिक है हमारा रिक्रूटमेंट। और फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम द नीड फॉर इफ़ेक्टिव रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक पॉजिटिव प्रोसेस है। थ्रू रिक्रूटमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए मार्केट में कैंडिडेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है या अट्रैक्ट कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ या एचआर पॉलिसीज़ या एचआर स्ट्रेटजीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट की जा सकेगी। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट ज़रूरी क्यों है। द नीड फॉर इफ़ेक्टिव रिक्रूटिंग। एज्यूमिंग the company authorizes you to fill a position, the next step is to build up through recruiting. अगर कोई भी कंपनी अपनी पोजीशन वैकेंट पोजीशन वैकेंसीज़ को फिल करना चाहती है तो उसे फर्स्ट स्टेप तो रिक्रूटमेंट ही है उसके सामने, कि मार्केट में एडवर्टाइज़ किया जाए, एडवर्टीज़मेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इफ़ेक्टिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो कि वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। टू बिल्ड अप थ्रू रिक्रूटिंग एन एप्लीकेंट पूल, के मार्केट में हज़ारों की तादाद में मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स, फ्रेश कैंडिडेट्स नज़र आते हैं, मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को। बट आपको जो कैंडिडेट चाहिए उस कैंडिडेट्स की स्किल, उस कैंडिडेट की क्वालिटीज़, उस कैंडिडेट की इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्वालिफ़िकेशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड जो आप जॉब एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, तो देखते हुए आप वर्कर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो पर्सन, वो कैंडिडेट मोटिवेट हो, इन्फ्लुएंस हो या अप्लाई करे जो कैंडिडेट आपको चाहिए। एम्प्लॉय रिक्रूटिंग मीन्स फाइंडिंग एंड और अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयर्स ओपन पोजीशन। कि एम्प्लॉयर्स यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया कि कोई भी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब कोई भी उसको वैकेंसी ओपन वैकेंसीज सामने होती हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए, तो उसके लिए आपको वर्कर्स को, कैंडिडेट्स को फाइंड करना एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स और उनको अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई भी करें और अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करें। तो इस प्रोसेस को आप रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो हमने देखा कि रिक्रूटमेंट बेसिकली कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स वैकेंट पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं आप। Why recruiting is important? It's hard to overemphasize the importance of effective recruiting. If only two candidates apply for two openings, you may have little choice but to hire them. But if 10 or 20 applicants appear, you can use techniques like interviews and tests to screen out all but the best. देखें, आपके पास अगर दो कैंडिडेट अप्लाई करने आते हैं तो दो तो आसान है, दो में से एक को अगर लेना है तो आप दोनों को कोई ना कोई टास्क, कोई इंटरव्यू कर लेंगे, मींस के कोई ना कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग का कोई सेशन कर लेंगे, तो यहाँ इजी हो जाएगा इस एक पर्सन को सिलेक्ट करना। लेकिन अगर आपके पास एक ग्रुप हो, आपके पास 10 to 20 पर्सन आएँ, कैंडिडेट्स आएँ, मार्केट में से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं और अप्लाई करते हैं, तो यहाँ इजी नहीं है किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। इसके लिए आपको एक इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट पास आउट करना पड़ता है। Even high unemployment doesn't necessarily means that it is easy to find good candidates. For example, a survey during the earlier slowdown 2003 to 4 found candidates. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्वे दे दिया गया है, इसकी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है। पहले ये देख लें कि अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में
आपको बेस्ट कैंडिडेट्स मिलेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। काफ़ी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अप्लाई करते हैं। आज हम देखते हैं कोई भी वैकेंसी आती है तो हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं किसी भी वैकेंसी के अगेंस्ट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये हज़ारों कैंडिडेट्स जो मार्केट में घूम फिर रहे हैं, फारिग हैं, फ्री हैं, तो ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये कैंडिडेट सारे क्वालिफाइड हों, स्किलफुल हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट बनानी चाहिए, एडवर्टीज़मेंट बनानी चाहिए, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए कि आपको वो कैंडिडेट्स मिल सकें जो कैंडिडेट स्किलफुल हों। About half of the respondents said they had difficulty finding qualified applicants. About 40% said it was hard to find good candidate. 2003 से 2004 का जो स्लो डाउन था, जो मार्केट क्रैश रहा यूएस में, और ये मार्केट क्रैश 9/11 की वजह से आया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी यूएस में, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में था यूएस, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई। और इसके सर्वे किया गया तो सर्वे में ये क्लियर हुआ कि 40% मैनेजर ने ये कहा कि इस सिचुएशन में एक अच्छा कैंडिडेट सर्च करना बहुत मुश्किल है, और हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, आपको आसानी से वर्कर मिल रहे थे, लेकिन फिर भी क्वालिफाइड या स्किलफुल कैंडिडेट को सर्च करना आसान नहीं है। व्हाट मेक्स रिक्रूटिंग अ चैलेंज? अब देखिए रिक्रूटमेंट में चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं, कौन से पॉइंट हैं जो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। इट्स इजी टू एज्यूम दैट रिक्रूटिंग इज़ इजी, दैट ऑल यू नीड टू डू is place a few ads on the web. However, several things make it more complex. वैसे तो हम बहुत आसान कहेंगे इसे कि एक ऐड बना लें और उसे वेबसाइट पे आप पोस्ट कर लें, एक ऐड बना लें और उसे न्यूज़पेपर में दे दें, एक एडवर्टीज़मेंट बना लें और उसे आप अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस बोर्ड कर दें। लेकिन अगर इसको रियल प्रोसेस को देखा जाए तो रिक्रूटमेंट आसान नहीं है। रियलिटी में देखें तो रिक्रूटमेंट एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट क्यों है ये? फर्स्ट, सम रिक्रूटिंग मेथड्स आर सुपीरियर टू अदर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब फॉर विच यू आर रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड। एक मेथड तो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको प्रमोट कर दें, वैकेंसी फिल हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप कोई रेफरल कह दें, किसी अपने सीनियर जूनियर या वर्कर को कहेंगे वो अपने लोग ले आएँ, अपने जानने वाले, ये भी एक मेथड है। इसी तरह आप न्यूज़पेपर में जाएँ, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जाएँ, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स मार्केट से आएंगे, अप्लाई करेंगे और आप उनको उनमें से कुछ ना कुछ लोग शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ देखना ये होता है किस मेथड को फॉलो करें। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंडिडेट्स हैं, सीनियर हो गए या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जॉब होल्डर हैं, क्या वो इतने क्वालिफाइड हैं कि आप उनको प्रमोट कर सकते हैं? क्या उनको प्रमोट करने से ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज़ या कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं रेज़ होंगे, कन्फ्लिक्ट्स का शिकार तो नहीं होंगे, या कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं रेज़ हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स ना बन जाएं ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्रॉब्लम्स तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 8 मेथड हैं, किस मेथड को मैं फ़ॉलो करूं वर्कर या कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। यानी आप जब किसी वर्कर को सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो आप मार्केट से लोगों को लाते हैं तो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रमोट करते हैं तो यहाँ एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, जॉब स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, और उसमें आपके पास ऑलरेडी वो लोग हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लमेटिक हैं। आप प्रॉब्लमेटिक को ही दोबारा फ्रॉडलेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट वर्कर्स को प्रमोट कर रहे हैं। यानी जो वैकेंसी एक मैनेजर के लिए वैकेंट है, उस मैनेजर के लिए आप उस वर्कर को ला रहे हैं जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसरप्टिव रहा। ये इश्यूज होते हैं आपके सामने। सेकंड, द सक्सेस यू हैव रिक्रूटिंग डिपेंड्स ऑन नॉन रिक्रूटमेंट इश्यूज एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग 10% मोर देन मोस्ट फर्म्स इन योर लोकल should other things being equal help you build a bigger applicant pool faster। अब आप रिक्रूटमेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं अगर, तो ये आपके जो नॉन रिक्रूटमेंट इश्यूज होते हैं उनको पहले रिजॉल्व करिए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा, वर्कर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है कि हमारे जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। आप तो स्किल के बेसिस पे प्रमोट कर रहे हो, यहाँ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रमोशन मांगती हैं आपकी यूनियन, आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स, या आपके वर्कर्स जो हैं वो
जो वर्कर्स आप प्रमोशन में हैं, लिस्ट में हैं, मींस के लिस्टेड हो चुके हैं, वो वर्कर्स आपको सूट नहीं करते। वो इस लेवल के हैं कि वो आईटी नहीं जानता, वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, वो नए मेथड्स को नहीं जानता, क्योंकि वो सीनियर है, मोस्ट सीनियर वर्कर है, जिसे हम स्टार परफॉर्मर्स कह रहे होते हैं। ये वो लोग हैं। तो अब आप इन वर्कर्स को आगे लाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना होगा, ये नॉन रिक्रूटमेंट इश्यूज़ हैं, तो रिक्रूटमेंट से पहले जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना होगा। या आप नया कैंडिडेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट से लाते हैं, सेलेक्ट करके ले आते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो पैरासाइट्स होते हैं या स्टार परफॉर्मर्स ऑलरेडी जो पॉलिटिक्स का पार्ट होते हैं, ग्रुपिंग्स की होती हैं जिन्होंने, वो उन नए वर्कर्स को आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करने देते, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ की वायलेशन में उन्हें मोटिवेट करते हैं या प्रमोट कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये इश्यूज़ हैं नॉन रिक्रूटिंग। तो अब आपको नॉन रिक्रूटिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए फिर रिक्रूटमेंट की तरफ जाना होता है कि पहले हम अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं इनके इश्यूज़, इनके प्रॉब्लम्स, जो यहाँ प्रॉब्लमेटिक हमारे वर्कर्स हैं, इनको कंट्रोल करके ही हम नए वर्कर को ला पाएंगे, ताकि हमारा जो एक पॉलिटिकल ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉडलेंट ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमें ऑलरेडी लॉस में ले जा रहा है, डिसरप्टिव है, हमारी डिसरप्टिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं हमारे लिए, तो इसको कैसे हैंडल करना होगा हमने। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रेस्क्राइब्स व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू व्हेन रिक्रूटिंग। अब देखिए, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं, लेबर लॉज हैं, एचआर लॉज हैं, हम जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड्स हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। कि आप अगर वर्कर लेने जा रहे हैं तो वर्कर की क्वालिफ़िकेशंस क्या हों, वर्कर्स की एक्सपीरियंस कितना हो, किस मार्केट से आप ले सकते हैं, लोकल ले सकते हैं नहीं ले सकते, इंटरनेशनली अगर किसी को आपने लेना हो तो उसके लिए आपको कैसे क्या पॉलिसीज़ फ़ॉलो करनी होंगी। फिर वेज रेट क्या होगा जो गवर्नमेंट वेज रेट देती है, जैसे अब गवर्नमेंट 21,000 का वेज रेट दे रही है मिनिमम, तो इनको आपको फॉलो करना है। अब आप अगर इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, कि आप ऐड करेंगे, ऐड के बाद आप टेस्टिंग स्क्रीनिंग में ले जाएं वर्कर को, स्क्रीनिंग के बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट होगा, इंटरव्यू के बाद मीन्स कि एक लंबा प्रोसेस है, मेडिकल है और अल्टीमेटली सिलेक्शन है, फिर ट्रेनिंग है, फिर इंडक्शन है। तो जब आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है आपके लिए। तो ये हमने रिक्रूटमेंट में वाई रिक्रूटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट मेक्स रिक्रूटिंग अ चैलेंज, ये हमने पॉइंट देखा। अब देखिए, इसके बाद है कि ऑर्गेनाइजिंग हाउ यू रिक्रूट। अब रिक्रूटमेंट के लिए आप रिक्रूटिंग प्रोसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये हम देख लेते हैं। शुड यू सेंट्रलाइज योर फर्म रिक्रूटमेंट एफर्ट और लेट ईच प्लांट और ऑफिस डू देयर ओन रिक्रूटिंग। या तो आप सेंट्रलाइज जाएँ कि मुकम्मल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट जो है वो एक ही यूनिट करे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट करे मुकम्मल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हर एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर दें कि हर एक डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे वर्कर को सिलेक्ट करे। फॉर मैनी फर्म्स इट्स सिंपली मच ईजियर टू रिक्रूट centrally now that so much recruiting is on the internet. The accountants Deloitte and Touch Thomas created a global recruiting site, thus eliminating the need to maintain 35 separate local recruiting websites. Retailer 7, देखें ये कुछ एग्जांपल दे दी गई यूएस में कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कुछ अपनी वेबसाइट बना ली, किसी ने किसी एजेंसी के ज़रिए गए, जैसे आप देखते हो लोग एनटीएस के ज़रिए, केपी कमीशन, गवर्नमेंट केपी कमीशन के ज़रिए रिक्रूटमेंट कर रही होती है, ईटा के ज़रिए रिक्रूटमेंट कर रही है, तो ये आपको बता दिया गया है। तो इसके लिए तो जैसे हमने कहा, फॉर मैनी फर्म्स सिंपली मच ईजियर टू रिक्रूट सेंटरली। या तो आप सेंट्रली जाएं, या आप फिर डिपार्टमेंटल जाएं, या आप किसी एक्सटर्नल या प्राइवेट एजेंसी को कह के रिक्रूटमेंट की तरफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द सुपरवाइज़र रोल, अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट में सुपरवाइज़र का या मैनेजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चार्ज विद filling an open position is seldom very similar with the job itself. Someone has to tell this person what the position really entails and what key things to look or what out for.
ओनली द पोजीशन सुपरवाइज़र कैन डू दिस। देखिए, जब आप रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे होते हो तो आपको उस यूनिट के या डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र्स को या मैनेजर्स को साथ लेना होता है। उसके एक्सपर्टीज़, उसके इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, क्यूरीज़ के बगैर, क्यूरीज़ को सामने रखते हुए ही आप एक अच्छी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप कवर का चाहिए। जैसे हमने जॉब एनालिसिस में देखा, किस क्वालिफ़िकेशन कवर कर चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वर्कर की, या उसका मुकम्मल एनालिसिस जो आप कर चुके हैं, एक मैनेजर कर चुका है, सुपरवाइज़र कर चुके हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है। तो जब आप सिलेक्शन में ही जाएँगे तो फिर भी मैनेजर को, डिपार्टमेंटल हेड को ज़रूर रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट कमेटी या सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्शन बोर्ड का पार्ट होना चाहिए। तो आप जब सुपरवाइज़र रोल को एलिमिनेट कर देते हैं, डिनाई करते हैं, तो आपको वो कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते जो सुपरवाइज़र की डिमांड होती है या एक सुपरवाइज़र चाहता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट जब ऑर्गेनाइज़ की जा रही हो, जब डिज़ाइन किया जा रहा हो, तो आपको इसके लिए सुपरवाइज़र रोल को मद्देनज़र रखना चाहिए। सुपरवाइज़र रोल को ज़रूर पार्ट बनाना चाहिए और सुपरवाइज़र की जो डिमांड है उनको ज़रूर सामने रखा जाए और फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट की जाए।